अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में कंप्यूटर आर्किटेक्चर पाइपलाइन प्रोसेसर्स को देखेंगे। अभी तक हमने डेटा पाथ को देखा और उसके अंदर ये सिंगल साइकिल हमने देखा था कि क्या मतलब हमने एक इंस्ट्रक्शन को पकड़ा, उसको डेटा पाथ के अंदर हमने रन किया और एक सिंगल साइकिल के अंदर रन किया। लेकिन मॉडर्न जो प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर हमें पता है कि पाइपलाइनिंग यूज़ होती है, जिसकी वजह से जो हमारे टास्क हैं वो मतलब काफ़ी फास्ट हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम पाइपलाइनिंग को देखेंगे इस वीडियो के अंदर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम देखते हैं कि पाइपलाइनिंग होती क्या है। इसकी जो जनरल एग्जांपल है वो लॉन्ड्री की है। हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास 4 लोड्स हैं लॉन्ड्री के लिए और हर एक लोड को 4 फेजेस के अंदर से गुज़रना पड़ता है। वॉशर, ड्रायर, फोल्डिंग एंड जो स्टोरिंग है वहाँ पर। तो अगर हम देखते हैं कि हम सिंगल साइकिल के ऊपर हम इसको अगर लेकर चलें तो इसके अंदर हमारे पास काफ़ी टाइम लगता है। अगर मैं इसको यहाँ पर ये दिखाऊँ विजुअली, तो ये देखें, ये सिंगल साइकिल है, ठीक है? यहाँ पर पहले एक लोड पूरा मुकम्मल होता है, फिर दूसरा लोड पूरा मुकम्मल होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। लेकिन अगर हम पाइपलाइनिंग की बात करें तो जैसे ही एक लोड वॉशर में से गुज़र के ड्रायर के अंदर जाता है तो हम दूसरे लोड को वॉशर के अंदर डाल देते हैं। इस तरह से हम पाइपलाइनिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसका जो फ़ायदा है वो क्या है? फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो टोटल टाइम है एक लोड को, वो कम नहीं हो रहा, बस ओवरऑल जो थ्रूपुट है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास 6 पीएम से 2 एएम तक जाके हमारे पास 4 लोड्स हो रहे थे, वहाँ पर ये लाइक 9:30 तक जाके ये मुकम्मल हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसी रिस्क भी को अगर हम इस पाइपलाइनिंग के थ्रू देखें, तो हमने जब डे 1 से जब हमने रिस्क वी को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, उसके डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, उसके फॉर्मेट, वो सब परफेक्ट थे पाइपलाइनिंग के ऊपर। रिस्क वी की जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो बिल्कुल सिंपल होती हैं। लोड और स्टोर ही सिर्फ़ मेमोरी के ऊपर जाती है, बाकी सारी एएलयू और रजिस्टर्स के अंदर हमारे पास सारा काम हो जाता है। फिक्स्ड लेंथ है हमारे पास, जैसा कि हमने देखा कि इंटेल और एएमडी के जो प्रोसेसर्स हैं, उनके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो डिफरेंट लेंथ की होती हैं। लेकिन जो रिस्क भी है, हमने इसको शुरू से ही ऐसे ही इम्प्लीमेंट किया कि इसकी हर एक इंस्ट्रक्शंस, चाहे वो लोड की हो, चाहे वो स्टोर की हो, चाहे वो ऐड और जो भी हो, वो 32 बिट ही होगी। अब हमारे पास आगे आ जाता है प्रिडिक्टेबल स्टेप्स। क्या मतलब, हमने डेटा पाथ के अंदर देखा था कि पहले अगर कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो वो इंस्ट्रक्शन फेच के ऊपर जाएगी, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड के ऊपर जाएगी, देन वो एएलयू यूनिट के ऊपर जाएगी, फिर वो डेटा मेमोरी के ऊपर जाएगी, फिर वो राइट बैक होगा। तो मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एक स्टेप के बाद हमें पता होता है कि ये इंस्ट्रक्शन आगे कौन से स्टेप पर जाने वाली है। अब ये जो से हमारे पास 5 स्टेजेस हैं, हम इनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन फेच आ जाता है, देन इंस्ट्रक्शन डिकोड आ जाता है, देन एग्जीक्यूट वाला एएलयू वाला यूनिट आ जाता है, फिर मेमोरी एक्सेस आ जाती है। हमने मेमोरी के अंदर से रखवाना है या उसके अंदर रीड करना है, क्या करना है, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। देन राइट बैक आ जाता है कि हमने कोई भी रिजल्ट स्टोर करवाना है रजिस्टर के अंदर, तो वो इस स्टेज के ऊपर होता है। ओके। अब यही 5 स्टेजेज़ हैं, हम इनके ऊपर देखते हैं कि हमारे 4 फॉर्मेट किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब लोड की अगर इंस्ट्रक्शन को देखें तो वहाँ पर हमारे पास ये पाँचों के पाँचों जो स्टेजेज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। स्टोर की इंस्ट्रक्शन में हमारे पास राइट बैक की इंस्ट्रक्शन जो स्टेज है वो इन्वॉल्व नहीं होती, क्यों? क्योंकि हमने रजिस्टर से डाटा को उठा के मेमोरी के अंदर रखवाना है, तो वहाँ पर हमारे पास रजिस्टर के अंदर तो हम कुछ नहीं राइट करवा रहे, तो इसलिए ये क्रॉस हो गया, ठीक है? अच्छा, आर फॉर्मेट के अंदर हमारे पास मेमोरी के अंदर हम काम नहीं कर रहे, हमने कैलकुलेशन की है, उसको हमने सिंपल रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा दिया, मेमोरी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रांच जो-सी होती है, वहाँ पर ना हमारे पास मेमोरी का कोई काम होता है, ना हमारे पास रजिस्टर का कोई काम होता है, सिर्फ़ सिंपल एएलयू हमारे पास एग्ज़ीक्यूट होता है और जो भी हमारे पास ब्रांच होती है, वो पीसी के अंदर चली जाती है, ठीक है? ओके, अब अगर हम अज़्यूम करें कि हमारे पास जो रजिस्टर रीड और राइट है, क्योंकि वो हमारे पास जल्दी से अवेलेबल होते हैं, तो उनकी स्पीड है 100 पिकोसेकंड और जो हमारे पास बाकी स्टेजेज़ हैं, वो 200 पिकोसेकंड के ऊपर हैं, ठीक है? ओके, तो इस लिहाज से अगर हम देखा जाए तो ये हमारे पास कुछ मतलब टोटल टाइम बन जाता है। लोड का 800 है, स्टोर का 700 है, आर फॉर्मेट का 600 एंड ब्रांच का सबसे कम 500, ठीक है? तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम हमारे पास लोड इंस्ट्रक्शन ले रही है। ओके। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं कि अगर सिंगल साइकिल हो और हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शंस, मैं यहाँ पर अपना पेन निकाल लेता हूँ, ओके। यहाँ पर हमारे पास 3 लोड की इंस्ट्रक्शंस हैं और हमने उनको एक सिंगल साइकिल के ऊपर चलाना है, तो इस हमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है? तो सिंगल साइकिल है, ऑब्वियस सी बात है कि जब तक एक पूरी इंस्ट्रक्शन हमारे पास चल नहीं जाती, तब तक हमारे पास दूसरी इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, ठीक है?
तो ये मेरे पास पहली इंस्ट्रक्शन, ये दूसरी आ गई, ये फिर तीसरी, तो टोटल मिला के 2400 पिको सेकंड हमारे पास टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब उसके ऑपोजिट अगर मैं पाइपलाइन को देखूँ, तो पाइपलाइन में क्या है कि हर एक स्टेजेस के अंदर हमने काम करना है, ठीक है। तो ये लोड 1 है, उसकी इंस्ट्रक्शन फैच है, फिर जैसे ये ख़त्म हुआ ये वाला हमारे पास स्टेज मतलब फ्री हो गई है, तो हमने दूसरी इंस्ट्रक्शन की इंस्ट्रक्शन फैच यहाँ पर डाल दी, एंड सेम फॉर इट, और इस तरह से हमारे पास ये पूरा एक चल जाती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसी स्टेज के ऊपर लगता है वो 200 पिको सेकंड है। क्या मतलब कि हमने देखा था कि जो हमारे पास ज़्यादा टाइम है वो 200 पिको सेकंड लग रहा है, तो हम हर एक स्टेज को 200 पिको सेकंड के ऊपर ही चलाएंगे। चाहे जो ये रजिस्टर वाली जो स्टेज है ये 100 पिको सेकंड ले रही है, लेकिन हमने तो क्लॉक को 200 पिको सेकंड के ऊपर सेट कर दिया है, तो वो 200 पिको सेकंड के बाद ही वो टिक करेगी। तो इसके दरमियान अगर वो आइडियल रहता है तो उसका फिर हमें कोई मसला नहीं है, हम उसको रख लेते हैं। तो इस चीज़ को डिटेल में हम आगे भी समझेंगे। यहाँ तक अभी इस चीज़ को समझ लो कि पाइपलाइन में हमारे पास कितना टाइम लग रहा है और सिंगल साइकिल में हमारे पास कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, ये टोटल टाइम आ गया। टोटल टाइम यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि 1400 हमारे पास पिको सेकंड आ गया, इसका 2400 पिको सेकंड आ गया। देन हम देखते हैं थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होती है कि हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, ये आ गया। यहाँ पर हमारे पास पाइपलाइन में किया तो कुछ इस तरह से आ गया। ओके, अब ये चीज़ यहाँ पर बहुत सही है कि सिंगल साइकिल और पाइपलाइन की जो परफॉर्मेंस है उसका कंपैरिजन हो रहा है। सिंगल साइकिल में एक पूरी इंस्ट्रक्शन को चलने के लिए 800 पिको सेकंड लग रहे हैं, लेकिन वहीं पर पाइपलाइन में हमारे पास 200 पिको सेकंड लग रहे हैं। क्या मतलब? अब यहाँ पर एक थोड़ा-सा सवाल आएगा कि भई पाइपलाइन में तो हमने 200 पिकोसेकंड में सिर्फ़ एक स्टेज को रन किया है, ठीक है? जबकि सिंगल साइकिल में तो हमने सिर्फ़ 800 पिकोसेकंड में पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर 5 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, उन सबको रन किया। तो ये क्या सीन हो रहा है कि हम इसमें कह रहे हैं कि भई पाइपलाइन की ज़्यादा सही है। तो इस चीज़ का जवाब ना अभी थोड़ी-सी देर के बाद आ जाएगा। बस आप इस चीज़ को यहाँ पर रखो कि क्लॉक पाइपलाइन की जो क्लॉक है वो 200 पिकोसेकंड के बाद टिक करेगी, और जो सिंगल साइकिल की क्लॉक है वो 800 पिकोसेकंड के बाद टिक करेगी, ठीक है? वो क्यों करेगी, क्या करेगी, सब कुछ आगे अभी मैं बताने वाला हूँ। अब मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर अगर हम देखें तो इस चीज़ को हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो 3 टू 5 गीगाहर्ट्ज़ के दरमियान ऑपरेट कर रहे होते हैं। अगर मैं इसको पिको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करूँ, तो क्लॉक साइकिल टाइम के अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो वो कुछ इस तरह से, आप इसको 1 डिवाइड बाय किया करोगे तो आंसर आपके पास 200 पिको सेकंड आ जाएगा। क्या मतलब कि आगे अभी जो हमने असम्पशन ली थी वो असम्पशन नहीं थी, वो हवा में असम्पशन नहीं ली थी, वो रियल टाइम सिनेरियोज़ की बात हो रही है इस वक़्त यहाँ पर, ठीक है? तो इस चीज़ को भी ज़हन में रख लो। अब थोड़ा-सा स्पीड अप मैथ आ जाती है। क्या मतलब स्पीड अप के सिंगल साइकिल और पाइपलाइन में अगर हमने कुछ कमांड्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस को हमने रन किया है तो हमें कितनी ज़्यादा स्पीड मिल रही है, ठीक है? आइडियल जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह से है कि क्लॉक साइकिल टाइम जो भी टाइम पर इंस्ट्रक्शन है, अनपाइपलाइन और पाइपलाइन को के साथ हम डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको हम देखते हैं कि वो स्पीड अप है हमारे पास। ये आइडियल केस है, ठीक है? अगर आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको सीपीआई वहाँ पर आइडियल भी मिलेगा, स्टॉल्स और इंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, तो वो काफ़ी लंबा-चौड़ा सीन है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है? अभी के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो ये वाला यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ सवाल-जवाब का सिनेरियो हम देखते हैं और यहाँ से इन चीज़ों को समझेंगे और काफ़ी अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह। ओके, तो हमारे पास रिस्क भी है, 5 स्टेज है, उसने कहा कि रिस्क भी है, हमारे पास 5 स्टेज की पाइपलाइन प्रोसेसर है, और अज़्यूम करना है कि हर जो स्टेज है वो 250 पिकोसेकंड ले रही है, ठीक है? हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि ये वाली स्टेज 200 ले रही है, ये वाली 100 ले रही है। हम सबको कह रहे हैं कि वो सारी की सारी 250 पिकोसेकंड ले रही है, ठीक है? पहला सवाल है हमारे पास कि हमारे पास पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर के अंदर क्लॉक साइकिल टाइम क्या होगा, ठीक है? क्लॉक साइकिल टाइम हम निकाल लेते हैं। हम क्लॉक साइकिल टाइम यहाँ पर निकाल लेते हैं। नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर के लिए क्या सीन होगा कि ऑल स्टेजेस एग्जीक्यूट सीक्वेंशियल। क्या मतलब, अगर एक इंस्ट्रक्शन आई है तो उसको ये सारी की सारी 5 स्टेजेस से गुजर के जाना पड़ेगा, ठीक है? और तब वो जाके वो एक जो हमारे पास साइकिल टाइम है वो एग्जीक्यूट होगा। तो 5 इंटू 250 किया तो 1250 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है? अच्छा, पाइपलाइन के अंदर क्या है कि हमारे पास जो स्लोएस्ट स्टेज है ना, वो हमारे पास क्लॉक साइकिल होती है, ठीक है? क्लॉक साइकिल यहाँ पर जो हमारे पास स्लोएस्ट स्टेज है वो 250 है, तो हमारे पास साइकिल टाइम भी यही आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल है कि साइकिल टाइम, या आप क्लॉक साइकिल टाइम कह लो, जब हम एक प्रोसेसर बना रहे होते हैं
तब तो हम उसको कांस्टेंट रख देते हैं, हम उसको फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मतलब सीन क्या हो रहा है? तो इसका जवाब आप सुन लो। तो उसका जवाब ये है कि जब हम कोई हार्डवेयर लेवल की चीज़ बनाते हैं, ठीक है, हम एक प्रोसेसर बना रहे हैं, उसके अंदर मैंने सारा हार्डवेयर लिख दिया और ये सारा कुछ कर दिया, ठीक है। अब उसकी एक क्लॉक साइकिल मैंने कांस्टेंट वहाँ पर उस बनाने के वक़्त मैंने उसको मतलब कांस्टेंट रख देना, उसको मैंने इनिशियलाइज़ करवा देना है, ठीक है। अब सीन ये है कि मैं क्लॉक साइकिल को किस टाइम के ऊपर मैं इनिशियलाइज़ करवाऊँ, ये एक मसला है, ठीक है। तो इस मसले का जो हल है वो ये है कि वो प्रोसेसर, वो हार्डवेयर जो सबसे लॉन्गेस्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, वो उसको कितनी देर में चलाता है, ठीक है। पीछे जो हमने एग्जांपल पढ़ी वहाँ पर हमने देखा था कि लोड की इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा टाइम ले रही थी और वो थी 800 पिकोसेकंड। तो हमने सिंगल साइकिल जो प्रोसेसर है, हमने उसकी क्लॉक साइकिल को 800 पिकोसेकंड के ऊपर रख दिया कि हर 800 पिकोसेकंड के बाद ये इसकी क्लॉक साइकिल टिक करेगी, ठीक है। जबकि हमने पाइपलाइन के अंदर क्या किया, हमने जो स्लोएस्ट स्टेज थी, हमने उसकी जो टाइम है, हमने उसको क्लॉक साइकिल टाइम के ऊपर टिक कर दिया, ठीक है। क्या मतलब कि हर 200 पिकोसेकंड के बाद पाइपलाइन प्रोसेसर की जो साइकिल है वो टिक करेगी। अब यहाँ पर आके इसी चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये देखें, एक इंस्ट्रक्शन आई वो 5 स्टेजेस के ऊपर है। अब सिंगल साइकिल कहता है भाई मुझे स्टेजेस का ना बताओ, मुझे पूरी एक इंस्ट्रक्शन का बताओ, ठीक है। तो वो एक पूरी इंस्ट्रक्शन जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो वो 1250 पिकोसेकंड के बाद इसकी जो क्लॉक साइकिल है वो टिक करेगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर हम सिर्फ स्लोएस्ट स्टेज को देख रहे हैं, तो यहाँ पर 250 पिकोसेकंड आ गया। आई होप सो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर मामलात क्लियर हो रहे हैं। आगे और भी क्वेश्चन है, उन सब में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि 5 इंस्ट्रक्शन है हमारे पास और अब मुझे बताओ कि कितना टाइम लग रहा है। तो नॉन पाइपलाइन के अंदर क्या सीन है कि एक पूरी जो साइकिल है वो हमारे पास 1250 पिकोसेकंड के अंदर हो रही है। तो 5 इंस्ट्रक्शन है, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई करो 6250 पिकोसेकंड आ जाता है हमारे पास आंसर। उसके मामले में हमारे पास पाइपलाइन हमारे पास आ जाती है, ठीक है। पाइपलाइन क्या कहता है, वो कहता है भाई पहले तो मेरे पास ना कुछ साइकिल्स अपनी, यहाँ पर तो साइकिल्स हमारे पास निकली नहीं थी, ठीक है। एक साइकिल इतने में लग रही है, तो पांच इंस्ट्रक्शंस की ये साइकिल है। यहाँ पर वो कहता है पहले साइकिल्स निकालो। साइकिल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, n+k-1। n क्या है इंस्ट्रक्शंस, k क्या है पाइपलाइन स्टेजेस, -1 किया तो हमारे पास वो टोटल साइकिल्स आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 + 5 -1 9 साइकिल्स आ गई। 9 को मल्टीप्लाई बाय एक जो साइकिल का टाइम था 250 हमने पीछे निकाला, उसके साथ मल्टीप्लाई किया 2250 आ गया। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार ये टोटल साइकिल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पर हमने यहाँ पर विजुअली इस चीज़ को मतलब हमने माना है कि भाई यहाँ पर जो 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर हम इसको लेकर चलें तो हमारे पास 1400 के अंदर ये चीज़ हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही है। अगर यहाँ पर मैं वो n+k-1 वाला फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या बनेगा। n हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, 3 प्लस के स्टेजेस क्या हैं 5 -1, 3 + 5 8 -1 7, 7 इंटू 200 हमने किया तो 1400 पिकोसेकंड हमारे पास टाइम आ गया, ठीक है। तो ये इस चीज़ का फॉर्मूला है और इसकी वैलिडेशन है। ओके, तो हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमने मतलब 5 इंस्ट्रक्शंस की जो साइकिल जो टाइम लगेगा वो हमने दोनों में निकाल लिया हुआ है। अच्छा, अब आगे हम आते हैं कि 5 वो जो सी 5 इंस्ट्रक्शंस आपने निकाली हैं तो इनकी जो थ्रूपुट है वो निकाल के दो। अच्छा, थ्रूपुट का ये कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ओवर टोटल टाइम है। अब मैंने जब इसको यहाँ पर पुट किया नॉन पाइपलाइन के अंदर तो मेरे पास 0.0008 आंसर आ गया, ठीक है। जब पाइपलाइन के अंदर पुट किया तो 0.00222 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला और भी मज़ेदार होने वाला है। क्या मतलब, हमारे पास क्वेश्चन है कि 1000 इंस्ट्रक्शंस को पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर के अंदर बताओ उनकी थ्रूपुट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने टोटल साइकिल निकाली। टोटल साइकिल है हमारे पास 1000 इंटू एक साइकिल जो हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही थी वो 1250 के अंदर हो रही थी, तो हमारे पास टोटल टाइम यहाँ पर टोटल साइकिल आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसका थ्रूपुट का फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओवर टोटल टाइम कह लो या साइकिल कह लो, जो भी है वो कह लो। अब उसके बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.0008 आ रहा है। सेम वही आंसर जो हमने 5 इंस्ट्रक्शंस को चलाने के बाद हमारे पास आंसर आया था। अब पाइपलाइन के अंदर देखते हैं। पहले हमने टोटल साइकिल्स निकाली, वही सेम फॉर्मूला n+k-1 वहाँ से हमारे पास आ गया। देन हमने टोटल टाइम निकाल लिया, वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये टोटल साइकिल नहीं टोटल टाइम है, ठीक है। ओके,
यहाँ पर हमारे पास टोटल टाइम आ गया। देन हमने जब उसकी थ्रूपुट निकाली तो यहाँ पर देखो 0.00398 आ गया, वहाँ पर 222 था, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रूपुट हमारे पास इंक्रीज हुई है पाइपलाइन के सीन में। ये जो हमारे पास आखिरी सवाल है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को एक साथ में रख के आपको एक जनरल सा आइडिया दे देगा, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि कैलकुलेट द स्पीड अप फॉर 5 इंस्ट्रक्शंस एंड 10,000 इंस्ट्रक्शंस ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर ओवर नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, ठीक है। वो कहता है कि भाई हमारे पास कितनी स्पीड अप हुई है वो बता दो, 5 से जब हम 1000 इंस्ट्रक्शन के ऊपर गए हैं तो कितनी स्पीड अप हुई है। तो हम देखते हैं। सो ये जो हमारे पास 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने ऊपर रखा ये आइडियल स्पीड अप का हमने फॉर्मूला लगाया, ऊपर अनपाइपलाइन और नीचे पाइपलाइन का हमने आंसर रखना है। तो 5 इंस्ट्रक्शंस के लिए जब हमने इसको देखा तो 2.78 हमारे पास स्पीड अप आ रही है। जब हमने 1000 के लिए इसी चीज़ को एग्जीक्यूट किया तो वो नियरली 4.98 यानी कि 5 के करीब करीब जा रही है, ठीक है। तो इसका जो मतलब मैं कहूँ कि इंटरप्रिटेशन क्या है वो ये है कि जैसे जैसे आपकी इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन प्रोसेसर के अंदर इंक्रीज होती जाती है, तो उसमें फिर आपको हर एक स्टेज के बाद आपकी एक इंस्ट्रक्शन का आंसर निकलता आता है। क्या मतलब, अभी इस चीज़ को यहाँ पर बताते हैं। आप एज्यूम करें कि यहाँ पर ये मेरे पास एक मतलब पाइपलाइन ही हो रही है, ठीक है। इस तरह से कुछ स्टेजेस हैं मेरे पास। अब आपके पास इतना मतलब 1000 इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इतनी अब चल रही हैं, ठीक है, 1000 इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद हमारे पास जो पाइपलाइन फिल एंड ड्रेन ओवरहेड है वो नेग्लिजिबल हो रहा है। क्या मतलब, यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन आती है पहली स्टेज के ऊपर, वहाँ पर दूसरी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो अपना काम मुकम्मल करके निकल जाती है। फिर एक और इंस्ट्रक्शन आती है, वो हमें दूसरे एंड पर एक और इंस्ट्रक्शन मुकम्मल मतलब एग्जीक्यूट होके मिल जाती है। तो इस तरह से आप कह लो कि ये जो हमने फासला रखा हुआ था वो तो 250 पिकोसेकंड का रखा हुआ था। तो इसका मतलब जब आपके पास इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा होने लग जाती हैं, तो हमें हर 250 पिकोसेकंड के बाद हमें एक इंस्ट्रक्शन पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होके मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस जो स्पीड अप है, इसका जो मकसद है वो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ ये है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर मतलब बता देता हूँ कि हमारे पास जो स्पीड अप होती है वो कभी भी नंबर ऑफ स्टेजेस से अबव नहीं जाती। यानी कि हमारे पास स्पीड अप का आंसर कभी भी 5 से ऊपर 6 नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा। वैसे तो जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ है वहाँ पर 4, 3 तक रहता है ये सीन, 5 तक भी कम ही जाता है। वो मल्टी पाइपलाइनिंग के अंदर जाकर फिर वो 5 के करीब जाता है, 5 फिर भी अचीव नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी देखना है। ओके, तो अभी तक हमने मतलब वो सारा सीन देख लिया कि भाई पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइन का क्या मतलब डिफरेंस है, वहाँ पर हमें कहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है, कहाँ पर नुकसान मिल रहा है, वो सारी चीज़ें देख ली। अच्छा, पाइपलाइन हमें पता लग गया भाई बहुत ही मज़े की चीज़ है, अच्छी है, हमें इसे यूज़ करना चाहिए। अब उसके यूज़ करने के दौरान भी हमें कुछ ना मतलब उसके नुकसानात या कुछ प्रॉब्लम्स आप कह लो वो मिल जाती हैं। उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास सारा डाटा पाथ था। इस डाटा पाथ को अगर हम देखें तो हमने इसको 5 स्टेजेस के अंदर ना हमने डिवाइड कर दिया। इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड है, एग्जीक्यूट है, मेमोरी है और राइट बैक है, ठीक है। इसको मैंने लाइन लगा के कुछ इस तरह से हमने मतलब दिखा दिया, तो ये हमारे पास 5 स्टेजेस आ गए। अब आप एज्यूम करें हमारे पास ना 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, बल्कि 6 कर लेते हैं। 6 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। अब हमने उनको ना पाइपलाइनिंग के थ्रू यहाँ से गुजारना है और इसको चलाना है, ठीक है। अच्छा, पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आई, उसका फेच हुआ, वो आगे चलेगी। दूसरी इंस्ट्रक्शन आई, उसका फेच हुआ, वो आगे चलेगी। यहाँ पर करते करते ना अब ये यहाँ पर आ गया। अब लेट्स सपोज करो मैंने जो पहली इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, उसका कुछ ऐसा मतलब सीन था कि मैंने ना यहाँ से रिजल्ट आगे भेजना है, लेकिन जब यहाँ और मुझे इस वाले रिजल्ट की भी ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह से कुछ मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। तो इन शॉर्ट मुझे इस वाले मतलब रिजल्ट की भी ज़रूरत थी, मुझे यहाँ पर भी रिजल्ट की ज़रूरत थी। तो एट अ टाइम मैं इन दोनों को मेमोराइज़ नहीं कर सकता, ठीक है, पाइपलाइनिंग के थ्रू। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम पाइपलाइन रजिस्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अभी होते क्या है, ये क्या सीन है कि हर इंस्ट्रक्शन की जो करंट स्टेट है ये बस उसको रिमेंबर करते हैं और फिर उनकी आगे जो एग्जीक्यूशन है उसके अंदर इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जाम टिप ये आप पढ़ लीजिएगा, इजी सीन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इन रजिस्टर्स को मुतारिफ करवा दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। ओके, ये मेरे पास 4 रजिस्टर्स आ गए हैं। 5 जो हमारे पास स्टेजेस हैं इनको डिवाइड करने के लिए और इनके दरमियान हमें मतलब हेल्प करने के लिए आ गए हैं, ठीक है। ओके, अब इन रजिस्टर्स का क्या-क्या काम है? बहुत ही सिंपल है यार, आप इसको एक बार देख लो, ईज़ी सीन है। ये सारी बातें डे 1 से करता आ रहा हूँ। ओके, देन मैं क्या करता हूँ, मैं इफ़ जो लोड इंस्ट्रक्शन है उसको मैं ना इन सब
के मतलब इसको ना पास थ्रू करके देखता हूँ और बताता हूँ कि ये किस तरह से चलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले अगर लोड इंस्ट्रक्शन लेट्स सपोज़ करो यहाँ पर मेरे पास ना लोड इंस्ट्रक्शन आ गई है और इसको मैंने एग्ज़ीक्यूट करना है और आगे देखते हैं। अच्छा जी, लोड इंस्ट्रक्शन है मैंने पहले तो इसको हमने इंस्ट्रक्शन फेच करनी है, वो यहाँ से इस वाले हमारे हिस्से से इंस्ट्रक्शन फेच हुई और वो आगे चली है। अच्छा, अब आगे हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं भेज रहे, हमने पहले इसको रजिस्टर के अंदर रखवाया, IF रजिस्टर है हमने इसके अंदर रखवा दिया और इसके लेफ्ट हाफ के अंदर हमने रखवा दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है। तो ये वाला जो हमारे पास यूनिट है, ये क्या करेगा, वो इस रजिस्टर से अब रीड करेगा और वो डायरेक्ट यहाँ से रीड नहीं कर रहा, पीसी से रीड नहीं कर रहा, वो इस रजिस्टर से रीड करेगा। वो यहाँ से रीड करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो इस वाले रजिस्टर के लेफ्ट हाफ में वो इसको रख देगा, ठीक है। ओके, हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस वाले अब ये जो ALU का वाला हमारा यूनिट है, ये क्या करेगा, वो इस रजिस्टर से रीड करेगा और इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन होगा वो इसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर इस वाले रजिस्टर के अंदर रख देगा। अब अगेन क्या करेगा, यहाँ से डाटा मेमोरी वाला जो हमारे पास यूनिट है वो इस रजिस्टर से हमारे पास इसको रीड करेगा और फिर जो भी ऑपरेशन कैलकुलेशन वगैरह करके वो इस रजिस्टर के अंदर हमारे पास रख देगा। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास मसला। मसला क्या है कि भाई लोड की हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब लेट्स सपोज करो कि लोड की इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, वो मेमोरी से कोई डाटा उठा के उसको x10 के ऊपर रख रही है, ठीक है। अब जब यहाँ से वो चीज़ चली, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, हमने मेमोरी से रीड किया और अब हमने x10 के अंदर रखना है। लेट्स सपोज करो जब हमने यहाँ से x10 के अंदर इस डाटा को रखना था, ठीक है। हम यहाँ से सिर्फ डाटा भेजते हैं, इस चीज़ को आप देखो, हमने सिर्फ डाटा जो राइट करते हैं वो सिर्फ हम इस मक्स के थ्रू यहाँ से भेजते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने इस x10 के अंदर हमने डाटा को राइट करवाना था, तब यहाँ इस वाले स्टेज के ऊपर लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है ऐड की, ठीक है। वो ऐड की हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, वो क्या करती है, वो x3 के अंदर हमने वो ना रिजल्ट को स्टोर करवा रही है। अब डाटा यहाँ से आया लोड का, ठीक है। सपोज करते हैं 11 आया, ठीक है, उसको हमने x10 के अंदर रखवाना है। 11 जब यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पर गया और ऐड का जो रजिस्टर है वो राइट रजिस्टर यहाँ पर आया हुआ है x3, ठीक है। तो ये 11 को x3 के ऊपर रखवा देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो x10 के ऊपर चाहिए। ये तो मसला मसाइल हो गए। तो अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि हम ना हर स्टेज के साथ साथ राइट रजिस्टर है उसको भी हम साथ साथ आगे पास ऑन करते रहे, ठीक है। हमने x10 के ऊपर रखवाना था, हम यहाँ पर राइट रजिस्टर आया भाई, उसको भी साथ अगले मतलब स्टेज के ऊपर पास करो, उसको फिर आगे स्टेज के ऊपर पास करो, उसको फिर पास करो। फिर जब आपने डाटा राइट करवाना है, यहाँ से 11 गया, यहाँ से x10 वापस राइट रजिस्टर के ऊपर जाएगा, x10 जाएगा और हमारे पास ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, रजिस्टर फाइल ट्रिक हमारे पास क्या सीन है कि इस चीज़ को हमने मतलब एक क्वेश्चन आता ही है, मेरे भी दिमाग में आया था, क्या वाला कि हम एट अ टाइम एक रजिस्टर यानी कि पीछे वाले रजिस्टर से हम रीड कर रहे हैं और आगे वाले के ऊपर राइट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उससे पीछे जो सी इंस्ट्रक्शन आ रही है वो पहले ही उसको राइट कर दे और फिर जो मुझे रीड करना है वो अलग मतलब गार्बेज में रीड कर लूँ। तो उसका आंसर ये है कि भाई हमारे पास जो सा रजिस्टर होता है ना, वो फर्स्ट हाफ के अंदर राइट होता है और सेकंड हाफ के अंदर हमारे पास रीड होता है। तो इससे हम जो गार्बेज रीड कर सकते हैं उसका खतरा हम उसको भी मतलब ओवरकम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा कि भाई पाइपलाइन और नॉन पाइपलाइन इसके अंदर क्या डिफरेंस है, कहाँ पर हमें ज़्यादा मुनाफा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और हमने रजिस्टर्स के थ्रू पाइपलाइनिंग को एग्जीक्यूट भी किया, लोड की इंस्ट्रक्शन को चलाया, अब बाकी इंस्ट्रक्शंस को भी चला के देख सकते हैं, ईजी नो है। अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि पाइपलाइन हैज़र्ड्स क्या हैं, वो उनको मतलब वो करते क्या हैं और इनकी जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो हम सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।